हेलो फ्रेंड, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजीपैथ एजुकेशन। आज हम बात करेंगे क्वालिटी ऑफ ई लर्निंग के बारे में कि क्या होती है क्वालिटीज एक ई लर्निंग में। जो हमने पहले डिस्कस किया था कि ई लर्निंग क्या होती है। इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए, डिजिटल मीडियम के जरिए या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए कराई जाती है। इससे रिलेटेड जो मॉडल दिया हुआ है इसमें D&M इज IS सक्सेस मॉडल, इसके बारे में भी बात करेंगे। अगर हम देखें तो ये आपके यूनिट 8 दैट इज ऑफ यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन के यूनिट 8 के सी पार्ट का एक सब पार्ट है, दैट इज दिस क्वालिटी ऑफ ई लर्निंग। अब इसमें हम सारा सारा डिस्कस करेंगे कि मेजरिंग क्वालिटी ऑफ सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम और सर्विस, यूजर सेटिस्फैक्शन एंड नेट बेनिफिट्स अकॉर्डिंग टू D&M IS सक्सेस मॉडल 2003। इसके बारे में आज हम बात करेंगे, इस सब पॉइंट के बारे में। सो बेसिकली देखते हैं कि क्या है ये क्वालिटी ऑफ ई लर्निंग, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक ई लर्निंग में। तो हम ई लर्निंग की बात कर चुके हैं, जो डिजिटल मीडिया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए जो आप लर्निंग करते हो, जो चीज़ें सीखते हो, जैसे मोबाइल्स के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू, स्मार्टफोन्स के थ्रू या फिर स्मार्ट बोर्ड्स के थ्रू, जहाँ पे आपको इंटरनेट की ज़रूरत होती है बेसिकली, है ना। तो अगर हम बात करें तो ये क्या हो गया, ई लर्निंग हो गया। क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, जैसे एप्स, तो या फिर आप बोल सकते हो बहुत सारी चीज़ें हैं ई लर्निंग के लिए। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आती है ना। कुछ चीज़ें आप, जैसे आपने विकिपीडिया ओपन किया है ना, या फिर कोई भी एक वेब ब्राउजर ओपन किया आपने, कोई भी पेज ओपन किया, आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन तो आज की नहीं है ना। तो वो क्या हो गई, उसकी क्वालिटी बिल्कुल हिंडर हो गई या फिर खत्म हो गई, अच्छी नहीं है। तो क्या क्वालिटीज होनी चाहिए ई लर्निंग सॉफ्टवेयर में या फिर ई लर्निंग में, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। शॉर्ट में ही डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत ही इजी सा टॉपिक है। ओके, सो सबसे पहले तो कंटेंट क्वालिटी होनी चाहिए। कंटेंट क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, मतलब एक्यूरेट होना चाहिए, सटीक डेटा होना चाहिए, हम जो पूछना चाह रहे हैं वही उसका आंसर होना चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं लिखा होना चाहिए। रेलिवेंस ऑफ मटेरियल, की जो मटेरियल है उसके रेलिवेंट होना चाहिए, उससे उससे बिल्कुल मिलता जुलता हुआ, है ना। एंड अप टू डेट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात कि आप जो डेटा दे रहे हो ई लर्निंग में वो अप टू डेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पहले का, प्रीवियस 10 ईयर का या फिर लास्ट 10 ईयर का डेटा आपने उठा के रख दिया। ओके, एंगेजिंग मल्टीमीडिया होना चाहिए, मतलब मल्टीमीडिया का भी यूज करोगे तभी ई लर्निंग क्या होगा, एक अच्छे से एक इफेक्टिव बन पाएगा या फिर अच्छा क्वालिटी का बन पाएगा ना। तो वीडियोस, क्विजेस और इन्फोग्राफिक्स, या फिर आप बोल सकते हो क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स वहाँ पे शो होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बात कर लो बायजूस की या फिर अन अकेडमी की बात कर लो, तो बेसिकली ये भी क्या है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप ई लर्निंग कर सकते हो। तो अगर वहाँ पे टीचर ऐसे होंगे जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे आपके, सिर्फ जो भी वो भी बहुत पुराने, बहुत साल पुराने, है ना, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ई लर्निंग सॉफ्टवेयर पे या फिर उस प्लेटफॉर्म पे आपको नए टीचर्स अपॉइंट करने होंगे जो नई नई चीज़ों के बारे में बताए, नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताए, एमर्जिंग ट्रेंड्स के बारे में बताए। ओके, तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्लियर होने चाहिए, तो कंटेंट क्वालिटी बेसिक जो नीड है वो होनी चाहिए ई लर्निंग की। आफ्टर दैट इज इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, कि कैसे आप पढ़ाओगे वो सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। लॉजिकल कोर्स स्ट्रक्चर होना चाहिए कि एक तरह से जो भी ई लर्निंग करा रहा है, जो भी पढ़ा रहा है लर्निंग, है ना, करा रहा है प्लेटफॉर्म के जरिए, उसको सबसे पहले तो लॉजिकल कोर्स स्ट्रक्चर होना चाहिए कि आप जो पढ़ना चाहते हो वही होगा, फालतू का कुछ नहीं होगा। इंटरैक्टिव एलिमेंट्स होने चाहिए, जैसे डिस्कशंस और एक्टिविटीज भी इंक्लूड करनी चाहिए उसमें, कि आप टीचर्स के साथ, एडुकेटर्स के साथ डिस्कशन कर सको, अपनी बातचीत रख सको, है ना। और एक्टिविटीज भी रखो, जैसे कि गेम्स रख दिए, क्विज रख दिए, या फिर आप देखते हो आजकल एप्स पे आपको सेमिनार्स देखने को मिलते हैं, है ना, वर्कशॉप्स देखने को मिलती हैं, ताकि आप थोड़ा अच्छा अपनी क्वालिटी, पढ़ने की क्वालिटी को आप इम्प्रूव कर सको। या फिर जॉब से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं ताकि आप एंगेजिंग रहो उस चीज़ पे। और अडेप्टिव लर्निंग पाथ फॉर डिफरेंट स्किल्स लेवल, की अलग अलग, फॉर एग्जांपल अगर कोई बेसिक लेवल से पढ़ना चाहता है तो बेसिक लेवल होना चाहिए, इंटरमीडिएट लेवल होना चाहिए, एडवांस लेवल होना चाहिए। तो ऐसे लेवल डिसाइड कर दिए जाने चाहिए कि जिसको बेसिक से पढ़ना है वो बेसिक से पढ़ सकता है, तो जैसे भी पढ़ना। ओके, असेसमेंट दैट मेजर एक्चुअल लर्निंग आउटकम, कि ऐसे असेसमेंट इंक्लूड करो वहाँ पे, उन ऐप्स पे या फिर उन प्लेटफॉर्म्स पे जो एक्चुअल लर्निंग आउटकम शो करे, मतलब आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो एक्चुअल वही है। ओके, सो उसके बाद आता है थर्ड वन इज अ टेक्नोलॉजी एंड प्लेटफॉर्म। सो यूजर फ्रेंडली इंटरफेस होना चाहिए। इंटरफेस मतलब जो उसका मेन, जो आप बोल सकते हो जैसे बैकग्राउंड है, या फिर आप बोल सकते हो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे थंबनेल लगाया हो, ये मेरा इंटरफेस है ऑफ माई वीडियो के, तो आप ये देख के ज्यादा इंटरैक्ट होंगे, अगर ये आपको अच्छा लगेगा, है ना। तो
यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, क्या यूजर फ्रेंडली इंटरफेस होना चाहिए, मोबाइल कंपैटिबिलिटी होना चाहिए कि आप ऐसे बनाओ अपने डिवाइस को या फिर सॉरी अपने प्लेटफॉर्म्स को कि वो मोबाइल में भी रन कर सके, मतलब उस क्वालिटी का रखो जैसे 720 पिक्सल्स का हो या फिर उससे कम का भी रखो के। और रिलायबल एक्सेस होना चाहिए कि हर कोई एक्सेस कर सके उसका। और परफॉर्मेंस, मिनिमल बग्स और डाउन टाइम की, आपने देखा होगा कि कुछ ऐप्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको कभी ना कभी या फिर कुछ एक दो दिन बाद फिर से बग्स देखने को मिलते हैं, मतलब वहाँ पे सर्वर डाउन हो जाता है, वो चलता ही नहीं अच्छे से ना। तो वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, मतलब टेक्नोलॉजी और प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे होने चाहिए अगर आपको ई लर्निंग की क्वालिटी को मेंटेन रखना है तो। इंटीग्रेशन विद अदर टूल्स जैसे फोरम्स, कैलेंडर्स, सर्टिफिकेट्स, तो आप सर्टिफिकेट्स भी रखो अपने प्रोग्राम्स के लिए। कैलेंडर्स जैसे इन द सेंस कि आप क्या चीज कराओगे, कब कराओगे, वो सारी चीजें भी आप मेंशन करके रखो, है ना। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। आफ्टर दैट इज अ फोर्थ वन इज इंस्ट्रक्टर और फैसिलिटेटर प्रेजेंस, कि जो आपको पढ़ा रहा है वो डेली प्रेजेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आज पढ़ा दिया फिर 2 दिन बाद एब्सेंट, फिर उसके बाद काफी दिनों तक एब्सेंट, फिर दोबारा आएगा ना। तो इंस्ट्रक्टर इंटरैक्शन होना चाहिए, लाइव सेशन फीडबैक, कि आप फीडबैक भी ले सको, अपने जो डाउट्स है वो भी सॉल्व कर सको। टाइमली सपोर्ट और कम्युनिकेशन भी मिलना चाहिए, कि आप सपोर्ट करो, है ना, एज एन इंस्ट्रक्टर या फिर एज अ टीचर आप सपोर्ट करो अपने लर्नर्स को। एक्सपर्टीज इन सब्जेक्ट मैटर एंड टीचिंग, कि आप पढ़ा रहे हो तो आपकी तरफ एक्सपर्टीज होनी चाहिए उससे रिलेटेड, मतलब आपको उस सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए जो आप पढ़ा रहे हो, ऐसे ही नहीं कुछ भी पढ़ा दिया, तुक्का मार दिया ना। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए ताकि आपको ई लर्निंग की क्वालिटी मेंटेन रखनी है तो। आफ्टर इट इज लर्नर एंगेजमेंट, की मोटिवेशन, मोटिवेटिंग डिजाइन, मतलब गेमिफिकेशन, माइलस्टोन ऐसे रख दो आप, है ना। जैसे आप बहुत सारे गेम्स ऐसे देखते हो या एप्स ऐसे देखते हो जहाँ पे आपको माइलस्टोन रखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक बेसिक लेवल कर लिया, तो आपका जो माइलस्टोन है, जैसे आपने कैंडी क्रश खेला होगा कभी, कैंडी क्रश, है ना, तो मोस्टली बच्चों ने खेला होगा, वहाँ पे माइलस्टोन रखे जाते हैं कि आप फर्स्ट लेवल पे कब आ जाओगे, सेकंड लेवल पे कब आओगे, थर्ड लेवल पे। तो एक तरह से लेवल्स आपके रख देने चाहिए कि आप अभी फर्स्ट लेवल पे हो, सेकंड, या फिर बैज के जरिए बैजेस आपको दे दिए जाए कि आपने अगर इतना अच्छा परफॉर्म किया है तो आपको ये बैज मिलेगा ना। तो गेमिफिकेशन के थ्रू आप कर सकते हो, मतलब उसमें गेम्स में इंक्लूड कर सकते हो, क्विजेस के जरिए, पजल्स के जरिए, है ना। सो कम्युनिटी और पीयर इंटरेक्शन भी होनी चाहिए, फोरम्स और चैट्स होनी चाहिए कि जहाँ पे जो भी डाउट्स है वो क्लियर कर सके कोई भी इंसान, है ना, आकर के। आफ्टर दैट इज रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन और केस स्टडीज भी रखनी चाहिए आपको ताकि आप लर्नर की एंगेजमेंट रख सको ना। तो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन इन द सेंस कि आपको ऐसी चीजें इंक्लूड करनी चाहिए अपने दैट इज ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जो आपको कनेक्ट कर पाए, मतलब लर्नर कनेक्ट कर पाए उन चीजों से अपनी रियल लाइफ में, ओके। और केस स्टडीज के जरिए इन द सेंस कि आप ऐसे एग्जांपल्स दो जो रियल लाइफ में हैं, जो हो चुके हैं, है ना, जो होने लग रहे हैं, तो वो सारे इंसिडेंट आप प्रोवाइड करो बच्चों को, लर्नर्स को। आफ्टर दैट इज सिक्स्थ वन इज रिलेटेड टू असेसमेंट एंड फीडबैक। तो असेसमेंट एंड फीडबैक से रिलेटेड क्या होना चाहिए, वैलिड असेसमेंट टाइप्स होने चाहिए, जैसे एमसीक्यूज दे दिए, प्रोजेक्ट दे दिए, रिफ्लेक्शंस दे दिए, तो अलग अलग तरह से आप असेसमेंट कर सको, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर आपको दे दिए उसी से आप असेसमेंट करो, नहीं। उसके अलावा भी जैसे एमसीक्यूज, आपको प्रोजेक्ट्स दे दिए, ओके, रिफ्लेक्शंस दे दिए कि आपको खुद का चिंतन करना है, अपने देश के बारे में लिखो, आप क्या सोचते हो, आपकी क्या थिंकिंग है, तो वो सारी चीजें आप मेंशन करो ताकि आप उनका असेसमेंट कर सको बच्चों का। टाइमली एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव एक तो होता है फीडबैक, दूसरा होता है कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। तो फीडबैक का मतलब क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल आपसे किसी ने कुछ पूछ लिया कि मैम ये सही है या गलत है, तो आपने बोल दिया कि ये सही है, ओके, तो ये एक तरह से आपका फीडबैक मिल गया, सही है। अब अगर आप ये बताओगे कि क्यों सही है और ये क्यों गलत था, फॉर एग्जाम्पल हम आंवला के बारे में बात करते हैं, आंवला दैट इज इंडियन गूसबेरी जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, आंवला, है ना, जो विटामिन सी। तो वहां पे हमने ऑप्शन रख दिया कि कौन सा विटामिन है इसमें, आंवला में। तो हमने ऑप्शन रख दिया, ए रख दिया, के रख दिया, सी रख दिया, डी रख दिया, जो भी बी रख दिया, ओके। तो ऐसे रख दिया, तो अब एक फीडबैक होता है कि आप राइट आंसर बता रहे हो कि विटामिन सी इज द राइट आंसर। तो इसका मतलब वो फीडबैक दे दिया आपने कि सी इज विटामिन सी इज द राइट आंसर। बट क्यों है वो और बाकी के क्यों नहीं है, उनमें कौन सा विटामिन है, या फिर और सारे जो चीजें हैं, जो विटामिन ए है वो किस में मिलेगा, के किस में मिलेगा। तो बेसिकली आप वो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे रहे हो कि आप उसके अलावा भी सब आप पूरा डाउट क्लियर करके चल रहे हो, ओके। रचनात्मक सोच पैदा कर रहे हो उनके अंदर, बच्चों के अंदर। अपॉर्चुनिटीज फॉर सेल्फ असेसमेंट एंड रिवीजन, कि बच्चों को सेल्फ असेसमेंट के लिए भी अपॉर्चुनिटीज दो और रिवीजन के लिए भी, ओके। ऐसा होना चाहिए आपका ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आफ्टर दैट इज एक्रेडिशन एंड रिकॉग्निशन भी होनी चाहिए, सर्टिफिकेशन ऑफ कंप्लीशन, कि जब आप कोई कोर्स कर लो, है ना, कोर्स कर लो, आपने कोई कोर्स कर लिया तो आप क्या करो, सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। अलाइनमेंट विद एकेडमिक और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, कि आप अलाइन करके चलो अपने आप को एकेडमिक और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के साथ,
कौन जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जो करा रहे हैं, मतलब ई लर्निंग जो करा रहे हैं, कोई भी हो सकता है वो, है ना, अपना जो दैट इज आप बोल सकते हो प्रोग्राम स्टार्ट करना चाह रहा है ई लर्निंग के द्वारा, है ना। तो वो सारी चीजें वो एक तरह से अकेडमिक और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने खुद ने अपने कोई स्टैंडर्ड्स बना लिए। ओके, ऐसा होना चाहिए जो जो कम्युनिटी के लिए भी अच्छा बेनिफिशियल हो, लर्नर्स के लिए भी बेनिफिशियल हो, आपके लिए भी बेनिफिशियल हो। आफ्टर दैट इज 8 1 इज द लर्नर सपोर्ट। लर्नर को सपोर्ट मिलनी चाहिए 24/7 आवर्स। टेक्निकल हेल्प डेस्क होनी चाहिए कि अगर कोई टेक्निकल इशू है तो बच्चों को बताओ उन चीज़ों के बारे में। लर्निंग रिसोर्सेज होने चाहिए, एफएक्यूज, गाइड, फोरम्स, है ना, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए ताकि बच्चे क्या कर सकते। दैट इज एफएक्यू क्या है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, कि आप क्वेश्चंस पूछो, आपको आंसर्स मिल जाएंगे उनके। ओके, अकोमोडेशन होनी चाहिए फॉर लर्नर्स विद डिसेबिलिटीज। जो डिसेबिलिटीज से जिनको जो डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए अकोमोडेशन, मतलब उनके लिए फैसिलिटीज होनी चाहिए, है ना। फैसिलिटीज इन द सेंस कि उनके लिए अलग अलग विजुअल्स दिखाओ, आप अलग तरीके से पढ़ाओ, तो वो सारी चीज़ें भी होनी चाहिए ई लर्निंग की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। ओके, तो ये कुछ 8 क्वालिटीज़ हैं, इनको पॉइंट्स बना दिया गया है, उसके सब पॉइंट्स में ये सारी चीज़ें आ गई हैं। ओके, सो उसके बाद आ जाता है, अब हम पढ़ेंगे D&MIS सक्सेस मॉडल। तो क्या है ये D&MIS सक्सेस मॉडल? सो बेसिकली D&MIS सक्सेस मॉडल, D&M नाम दिया गया है, जिसने ये मॉडल दिया था दैट इज डी लोनी एंड मैकलीन, है ना। डी लॉन एंड मैकलीन इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं इसे। सक्सेस मॉडल 2003 में दिया गया था। सो द डी लॉन and McLean Information System Success Model 2003 is a comprehensive framework designed to evaluate the success of information system। कि जो भी आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, जो भी आप चीज़ें दे रहे हो, है ना, इंस्ट्रक्टर, एज एन इंस्ट्रक्टर आप कोई भी चीज़ दे रहे हो, लर्निंग मटेरियल दे रहे हो, वो कितना ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है ना, उसकी जो सक्सेस है उसको इवेल्युएट करने के लिए, उसका मूल्यांकन करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क डिजाइन किया गया, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हो। सो इट वॉज बेसिकली डेवलप्ड बाय विलियम एच डी लोन एंड एफ्रेम आर मैकलीन ने, ठीक है। एफ्रेम आर मैकलीन और विलियम एच डी लॉन ने दिया था। बेसिकली अगर हम बात करें, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अभी तक पूछे नहीं गए हैं, तो आगे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं आपके यूजीसी नेट में अभी भी जो पहले नहीं पूछे गए थे, अब पूछे जाते हैं। जैसे पोका योगे का जो मैंने कराया था आपको, वो 1-2 साल से ही पूछा जा रहा है, उससे पहले बहुत कम पूछा गया था, फिर पूछा ही नहीं गया था। ओके, सो व्हेन अप्लाइड टू ई लर्निंग, कि अगर हम इसे ई लर्निंग पे अप्लाई करें इनके मॉडल को, तो D&MIS सक्सेस मॉडल हेल्प्स assess how well an online learning system is performing। कि जो लर्निंग सिस्टम है, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है या सिस्टम है, वो कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है, कि उसकी जो क्वालिटीज हमने देखी थी वो क्वालिटीज को मेंटेन करके चल रहा है या नहीं चल रहा। फ्रॉम द कंटेंट एंड इंटरफेस टू लर्नर सेटिस्फैक्शन एंड एजुकेशनल आउटकम, कि वो एजुकेशनल आउटकम भी अच्छे दे रहा हो, कि उससे बच्चे जो है अच्छे से पढ़ रहे हैं, और बच्चों को फीडबैक, आपको फीडबैक भी अच्छा मिल रहा है, बच्चे भी अच्छा फीडबैक दे रहे हैं आपको, है ना, लर्नर को सेटिस्फैक्शन मिल रही है उस चीज़ से, और कंटेंट भी बहुत अच्छा आप दे रहे हो, इंटरफेस भी बहुत अच्छा दे रहे हो। तो बेसिकली जो क्वालिटीज हमने पढ़ी है वो सारी आप मेंटेन करके चल रहे हो। तो ये क्या, अगर हम ये D&MIS सक्सेस मॉडल को यूज करेंगे तो हम एक अच्छा ई लर्निंग सॉफ्टवेयर या फिर प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। ओके, तो इसमें क्या है, इसमें कंपोनेंट्स आप इवेल्युएट कर सकते हो आप उससे, कि आपका जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है वो कितना अच्छा है। सो कंपोनेंट्स क्या है D&MIS सक्सेस मॉडल के? सो सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन क्वालिटी, सिस्टम क्वालिटी, सर्विस क्वालिटी, है ना। फिर उसके बाद आ जाता है यूज, फिर आ जाता है नेट बेनिफिट्स, एंड द लास्ट वन इज द यूजर सेटिस्फैक्शन, सॉरी यूज, फिर यूजर सेटिस्फैक्शन, एंड द लास्ट वन इज नेट बेनिफिट्स। ओके, नेट बेनिफिट्स में आपके इंडिविजुअल जो आपको सक्सेस मिलती है वो उससे भी रिलेटेड है, और ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस जो मिलती है उससे रिलेटेड क्या आ गया, वो उसकी इसमें आ गया आपके नेट बेनिफिट्स में, कि आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है बेसिकली, है ना। तो ये क्या है, कंपोनेंट्स है D&M मॉडल के, जो आपको याद करने जरूरी है। आपके ये आ सकते हैं आपके एग्जाम में, कि क्या क्या कंपोनेंट्स दिए गए थे इस मॉडल में। सो इंफॉर्मेशन क्वालिटी, सिस्टम क्वालिटी, सर्विस क्वालिटी, यूज, फिर उसके बाद नेट बेनिफिट, सॉरी यूजर सेटिस्फैक्शन, फिर नेट बेनिफिट्स। ओके, आफ्टर दैट इज द नेक्स्ट वन इज, अब हम इसको थोड़ा डीप में पढ़ते हैं कि इन्फॉर्मेशन क्वालिटी क्या है। तो इन्फॉर्मेशन क्वालिटी क्या है, क्वालिटी ऑफ लर्निंग कंटेंट प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम, कि जो प्लेटफॉर्म है, लर्निंग प्लेटफॉर्म है, फॉर एग्जांपल बायजूस या फिर कोई भी आप प्लेटफॉर्म निकाल लो, स्वयं निकाल लो आप, है ना, किसी के भी बारे में बात करो, कि वो कितने अच्छे से अपना जो कंटेंट है वो दे रहा है,
जो हमने पढ़ा कि उसकी एक्यूरेसी कितनी अच्छी, अप टू डेट कितना है वो, सो वो सारी चीजें इन ई लर्निंग दिस इंक्लूड एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ एजुकेशनल मटेरियल। तो इसमें एक्यूरेसी होती है और रिलायबिलिटी होनी चाहिए, है ना, ऑफ एजुकेशनल मटेरियल। जस्ट अ मिनट, ओके, रिलायबल होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए ऑफ एजुकेशन मटेरियल, रेलिवेंस टू करिकुलम और लर्नर नीड, कि रेलिवेंस होना चाहिए, दैट इज जो करिकुलम बनाया हुआ है, जो आपने सिलेबस बनाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए और लर्नर्स की नीड्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिवनेस होना चाहिए उसमें, मतलब डेप्थ और ब्रेथ। इट मीन्स कि वो इतना ज्यादा अच्छा होना चाहिए कि आपकी होलिस्टिक डेवलपमेंट में आपको हेल्प करे। ओके, क्लैरिटी होनी चाहिए, रीडेबिलिटी होनी चाहिए, लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और अप टू डेट कंटेंट होना चाहिए। तो बेसिकली ये वही है कि ई लर्निंग में अगर हम बात करें इन्फॉर्मेशन क्वालिटी हमें चेक करनी है, तो आपका अगर ये सारी चीजें सही है, अप टू डेट है, तो आप इस जो ये वाला जो स्टेप है उससे आगे चले जाओगे। ओके, सो एग्जाम्पल क्या है, इफ स्टूडेंट लॉग्स इनटू एन एलएमएस दैट इज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे मूडल पे किसी ने लॉग इन किया, किसी भी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे लॉग इन किया, एडेक्स पे, कोर्सेरा पे, so that finds that lectures are outdated, instructions are confusing, and quizzes have errors that reflect poor information quality। तो इसका मतलब वो information quality अच्छी नहीं है। बट अगर आपको उसके ऑपोजिट मिलेगा, बहुत अच्छी चीजें मिलेंगी, सारी आउटडेटेड नहीं होगा, सब कुछ अप टू डेट होगा, तो इट मीन्स ये information quality अच्छी है। आफ्टर दैट इज नेक्स्ट इज अ सिस्टम क्वालिटी। तो बेसिकली सिस्टम क्वालिटी क्या है, व्हाट इट मेजर द परफॉर्मेंस एंड डिजाइन ऑफ ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, कि क्या मेजर करता है, जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है उसका परफॉर्मेंस कितनी अच्छी रही है, उस कितना अच्छा डिजाइन बनाया है, मतलब कितना अच्छा इंटरफेस उन्होंने बनाया है, वो सारी चीजें किसमें आ जाएंगी, सिस्टम क्वालिटी में। सो ई लर्निंग इंक्लूड ईज ऑफ नेविगेशन, की यूजर इंटरफेस डिजाइन होना चाहिए कि हर कोई इंसान उसे समझ सके। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो यूनिवर्सिटीज है जिससे आपने एम.एड की होगी ना, एम.ए एजुकेशन की होगी, या फिर मास्टर्स इन एजुकेशन की होगी, है ना, तो वो क्या है, अगर वहाँ पे आप जो जिस भी यूनिवर्सिटी से की है वहाँ का जो आप वेबसाइट खोलोगे, तो उसका इंटरफेस ऐसा होना चाहिए कि वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, हर कोई उस पर आकर सारी इंफॉर्मेशन को देख सकता है ना। सो ईज ऑफ नेविगेशन होना चाहिए, एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए और मोबाइल फ्रेंडलीनेस होना चाहिए। ओके, मोबाइल में भी यूज कर सको आप इसे। कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ वेबसाइट ऐसी होती है जहाँ पे आप उसको मोबाइल पे यूज नहीं कर पाते हो, आपको लैपटॉप की जरूरत होती है, आपको बड़ी स्क्रीन की जरूरत होती है, टैब की जरूरत होती है। ओके, मोबाइल फ्रेंडलीनेस होना चाहिए, लोडिंग स्पीड एंड रिस्पॉन्सिवनेस होना चाहिए, कि अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, एज अ लर्नर आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो आप वहाँ पे जाके सॉल्व कर सकते हो उसे, है ना। और उसकी जो स्पीड है वो भी अच्छी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बार बार बग्स आ रहे हैं, कुछ इश्यूज आ रहे हैं, वो सारी नहीं होनी चाहिए। सिस्टम स्टेबिलिटी होनी चाहिए, नो क्रैशेस और बग्स होने चाहिए। इंटीग्रेशन विद अदर टूल्स, दैट इज एग्जाम्पल जूम और फोरम, कि आप अदर टूल के साथ इंटीग्रेशन करके चलो, कि अगर आपको लगता है यहाँ पे कोई सिस्टम में थोड़ी दिक्कत है, तो आप दूसरे प्लेटफॉर्म के जरिए, दूसरे चीज के जरिए आप क्या कर सकते हो, आप चीजों को सॉल्व आउट कर सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल इफ स्टूडेंट्स हैव ट्रबल लॉगिंग इन video buffer endlessly or the UI is confusing, it's an issue with system quality, कि अगर उनका that is UI, उनका इंटरफेस अच्छा नहीं है ना, और उनकी जो वीडियो है उनकी क्वालिटी बफर कर रही है, बार बार ऐसे बफर इन द सेंस की जैसे आता है ना आपको सर्कल सा, वो बार बार लोडिंग हो रहा है वो, है ना। तो ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगी, ये आ जाएंगी सिस्टम क्वालिटी में, कि अगर आपने सिस्टम क्वालिटी अच्छे से मेंटेन करके नहीं चली है, तो इट मीन्स कि आप इस स्टेप पे नहीं आ पाओगे। ओके, तो सिस्टम क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ताकि आपको ई लर्निंग की क्वालिटी को एंश्योर करना है कि वो अच्छा है। आफ्टर दैट इज द नेक्स्ट वन इज द सर्विस क्वालिटी। ओके, पहले हमने पढ़ा किसके बारे में, पहले हमने पढ़ा इंफॉर्मेशन क्वालिटी के बारे में, फिर हमने पढ़ा सिस्टम क्वालिटी के बारे में, अब हम पढ़ेंगे सर्विस क्वालिटी के बारे में। सो व्हाट इट मेजर्स दैट द सपोर्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड टू यूजर ऑफ द सिस्टम, की जो यूजर है सिस्टम का, या फिर जो प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है या ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे जो यूजर्स हैं, जो लर्नर्स हैं, जो उसको यूज कर रहे हैं, वो कितना सपोर्ट कर रहा है उन्हें, और कितनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ओके, तो ये सर्विस क्वालिटी में, जैसे आपने एसी खरीदा, ओके, एसी खरीदने के बाद आपने एसी खरीद लिया, आपको अच्छा लगा, बाद में आप उसकी सर्विस कराने के लिए जो लोग हैं, जो वहाँ के जो स्टाफ है, वो कितना आपको रिस्पॉन्स कर रहा है, कि अगर आपकी सर्विस का टाइम आ जाए, वो कितने आपको अच्छे से रिस्पॉन्स करे कि वो आ रहे हैं सच में या नहीं आ रहे हैं। तो अगर नहीं आ रहे तो इसका मतलब कि वो आप जो आपकी नज़र में उसका ब्रांड की क्वालिटी होगी वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। बट अगर वो आपको रिस्पॉन्स दे रहे हैं, है ना, आपको कोई दिक्कत आ रही है और रिस्पॉन्स दे रहे हो, तो इट मीन्स कि उनकी जो सर्विस क्वालिटी है वो अच्छी है। ओके, so the support and services provided to the user of the system. So e-learning this include help desk और technical support, है ना, कि आपको
जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप फ़ोन करके एक फ़ोन नंबर दे दिया जाए या फिर ईमेल दे दिया जाए, जहाँ पे आप जहाँ पे आप अपने डाउट्स को या क्वेरीज को लिख सकते हैं और आपकी क्वेरीज सोल्व आउट हो सके। रिस्पॉन्सिवनेस होनी चाहिए और फैकल्टी और ट्यूटर्स वाय द प्लेटफॉर्म, कि आप रिस्पॉन्ड करो एज अ ट्यूटर, एज अ एजुकेटर, आप रिस्पॉन्स करो लर्नर्स को, है ना, उनको कोई दिक्कत है उसमें। ट्रेनिंग और ट्रेनिंग और ऑन बोर्डिंग फॉर न्यू यूजर्स, कि आप क्या करो, न्यू यूजर जो है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, पहले बताओ कि कैसे सारी चीजें होंगी, क्या चीजें होंगी। आपने देखा होगा कोई ऐप अगर आप ओपन करते हो फर्स्ट टाइम, तो आपको सारी चीजों को क्या कराया जाता है, आपको दिखाया जाता है कि ये इससे ये होगा, है ना, उससे वो हो गया। तो ऐसे ऐसे करके अलग अलग जो सिस्टम्स हैं, अलग अलग जो बटन्स हैं, उसके बारे में आपको बताया जाता है कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। तो वो सारी चीजें होनी चाहिए। रिलायबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होना चाहिए, एग्जाम्पल असाइनमेंट, सबमिशन और ग्रेड्स, की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है वो रिलायबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई भी सर्विसेज उठा लाए, है ना, मतलब आपकी जो असाइनमेंट्स है, सबमिशन है, ग्रेड्स हैं, तो वो सब क्या होने चाहिए, वो एक तरह से रिलायबल होनी चाहिए, कि वो आप बार बार उसको यूज करके देख सको, है ना। ऐसा नहीं कि आज आपने असाइनमेंट्स दे दिए, वो बाद में खो गए, आपको मिलेंगे ही नहीं वो कभी भी, है ना। क्विज आपने दिए थे, वो जो इन्फॉर्मेशन आपकी क्विज की वो भी खो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ ए स्टूडेंट ईमेल फॉर टैक्स सपोर्ट एंड गेट्स नो रिप्लाई फॉर 3 days, और इफ ट्यूटर्स आर अनरिस्पॉन्सिव इन फोरम्स, सर्विस क्वालिटी इज लैकिंग। कि अगर आप बात करो कि ईमेल किसी ने किया है या फोरम पे किसी ने अपनी बात रखी है डिस्कशन फोरम वगैरह पे, अगर उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो इसका मतलब सर्विस क्वालिटी उनकी खराब है। ओके, तो ये after that is the fourth one is use or intention to use. So use refers to the degree or manner in which an IS, that is 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 utilized. कि use का क्या मतलब है, कि डिग्री और मैनर इन विच एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इज यूज, कि जो आपकी इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो कितने अच्छे तरीके से यूज करी जा रही है ना, उसका यूजफुलनेस कितना हो रहा है। ओके, इंटेंशन टू यूज इज यूज especially when the system has not been yet implemented. Important distinction is mandatory versus voluntary usage context, की important distinction mandatory है versus voluntary usage context, कि आप जो वो context है, आप जो वो material है वो कभी कभी यूज करो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो उसका यूज होना चाहिए, प्रॉपर यूज होना चाहिए। और इंटेंशन टू यूज इज यूज स्पेशली व्हेन द सिस्टम हैज नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड, है ना, कि आपकी जो इंटेंशन है वो यूज करने की होनी चाहिए। ओके, ऐसा नहीं कि आपने जो मॉडल तैयार करा लिया, आपने क्या कर लिया, आपने जो प्लेटफॉर्म है वो ले लिया, अब आप उसको यूज नहीं कर रहे हो, तो वो होनी चाहिए आपके अंदर। ओके, उसके बाद आ जाता है यूजर सेटिस्फैक्शन कितनी है। सो व्हाट इट मेजर्स द लर्नर्स ओवरऑल कंटेनमेंट विद द ई लर्निंग एक्सपीरियंसेस, कि लर्नर्स का कितना अच्छा, मतलब उसको सेटिस्फैक्शन कितनी अच्छी मिली है, कि उसको लग रहा है कि हाँ, मैंने ये प्लेटफॉर्म पे मैंने सब्सक्राइब किया था और इससे मुझे अच्छा रिजल्ट मिला, मैंने अपना एग्जाम पास आउट किया, अपना एग्जाम पास किया, मैं अब एलिजिबल हूँ आगे पढ़ाई के लिए या फिर आगे और ज़्यादा अपनी जॉब के लिए। तो बेसिकली यूज़र कितना सेटिस्फाइड है उनकी सर्विसेज से, किनकी, जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनकी सर्विसेज। ओके, सो इन ई लर्निंग दिस इंक्लूड सेटिस्फैक्शन विद लर्निंग आउटकम्स, कि वो अपने जो आउटकम्स है उससे कितने सेटिस्फाइड है। सेटिस्फिकेशन विद द ईज ऑफ यूजिंग द प्लेटफॉर्म, कि वो कितने ईजिली उस प्लेटफॉर्म को यूज कर पाते थे। एंजॉयमेंट और एंगेजमेंट, मतलब उसमें कुछ गेमिफिकेशंस है, उसमें कुछ क्विजेज है, एमसीक्यूज दिए हुए हैं, जिससे वो एंगेजमेंट फील करें, है ना। ट्यूटर्स जो है, एडुकेटर जो है, वो टाइमली रिस्पॉन्स कर रहे हैं। परसीव यूजफुलनेस एंड इफेक्टिवनेस, कितना ज़्यादा इफेक्टिव है वो उनके लिए, है ना, कि कॉस्ट भी कम है और उनको रिजल्ट भी अच्छा मिल रहा है। ओके, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए किसमें, यूजर सेटिस्फेक्शन के लिए। सो हाउ इट इज मेजर्ड, सर्वे के थ्रू मेजर कर सकते हो आप, है ना। अगर आपको किसी अपने प्लेटफॉर्म के बारे में जानना है कि यूजर कितना सेटिस्फाइड है आपकी दैट इज आपके प्लेटफॉर्म से, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से, तो आप सर्वेस के थ्रू कर सकते हो, फीडबैक फॉर्म्स के थ्रू कर सकते हो, कोर्स रेटिंग के थ्रू, स्टूडेंट टेस्टिमोनियल्स के थ्रू आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। मतलब स्टूडेंट ने कितना अच्छा रिजल्ट लाए हैं ना, कोई एसएससी की कोचिंग ले रहा है, कोई और बैंकिंग की कोचिंग ले रहा है, यूजीसी नेट की कोचिंग ले रहा है, तो उससे वो कितने ज़्यादा सेटिस्फाइड है, तो वो हम सर्वेज के थ्रू, फीडबैक फॉर्म्स और कोर्स रेटिंग के थ्रू कर सकते हैं। सो एग्जाम्पल क्या है इसके, स्टूडेंट हु फाइंड द एलएमएस इंट्यूटिव, द कंटेंट वैल्यूएबल एंड द एक्सपीरियंस एनरिचिंग विल रिपोर्ट हाई यूजर सेटिस्फेक्शन, कि एक स्टूडेंट है, उसने उस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को बहुत अच्छा पाया, उसे अच्छा लगा उधर प्लेटफॉर्म पे पढ़कर, है ना, तो इसका मतलब उसकी जो हायर यूजर सेटिस्फेक्शन होगी। ओके, ये
आफ्टर दैट इज द लास्ट वन इज द नेट बेनिफिट. ओके, तो नेट बेनिफिट कितना मिला, 6th वन इज द नेट बेनिफिट. सो व्हाट इट मेजर्स द ओवरऑल वैल्यू एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ई लर्निंग सिस्टम फॉर लर्नर्स, एजुकेटर एंड इंस्टीट्यूशन. कि ओवरऑल वैल्यू मतलब नेट बेनिफिट इन द सेंस कि जो इंडिविजुअल है उसको कितना बेनिफिट मिला, प्लस जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है या फिर आप बोल सकते हो आपका इंस्टीट्यूशन है उसको कितना बेनिफिट मिला है ना. तो ओवरऑल वैल्यू और इफेक्टिवनेस ऑफ ई लर्निंग सिस्टम फॉर लर्नर्स, एजुकेटर्स एंड इंस्टीट्यूशंस. ओके, इन ई लर्निंग दिस इंक्लूड फॉर लर्नर्स कितना बेनिफिशियल है, फॉर इंस्टीट्यूशन कितना बेनिफिट है ना. तो इम्प्रूव लर्निंग आउटकम, उनके लर्निंग आउटकम को इम्प्रूव किया, बेटर रिजल्ट एग्जाम है, इंक्रीज सेल्फ पेस्ड लर्निंग स्टेप एबिलिटी उनकी बढ़ी है, अब वो अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, उनकी एबिलिटीज इंक्रीज हुई है ना, उनकी क्षमता इंक्रीज हुई है, फ्लेक्सिबल कितना है, कन्वीनियंट कितना है, तो वो सारी चीजें लर्नर्स में. इंस्टीट्यूशन में कि रिड्यूस कॉस्ट, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो गई है इसकी वजह से, तो वो कितना बेनिफिट है उनके लिए. एक्सपेंडेड रीच कि आप एक लिमिटेड एरिया में नहीं, आप वास्ट एरिया में अपने जो नेटवर्क है, अपना जो प्लेटफॉर्म है उसको कवर कर सकते हो, आउटसाइड द कंट्री, इनसाइड द कंट्री, अदर स्टेट्स है ना, हर जगह. हाई एनरोलमेंट एंड रिटेंशन अगर अच्छी होगी तो इट मीन्स कि नेट बेनिफिट भी अच्छा होगा बेसिकली. तो नेट बेनिफिट में क्या गया, इंडिविजुअल मतलब लर्नर्स की परफॉर्मेंस, लर्नर्स कितना सेटिस्फाइड है, और इंस्टीट्यूशन को कितना बेनिफिट मिल रहा है उस चीज से. ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ स्टूडेंट लर्न मोर efficiently and are more likely to pass exam due to the system. कि वो जो LMS था, कोई भी एक सॉफ्टवेयर है, कोई भी प्लेटफॉर्म है, उसके जरिए उसने पास भी कर दिया, उसको एफिशिएंट भी लगा. एंड इफ द यूनिवर्सिटी रिड्यूसेस कॉस्ट व्हाइल एक्सपेंडिंग एक्सेस, द नेट बेनिफिट्स आर हाई. और यूनिवर्सिटीज में भी अपनी कॉस्ट को क्या उसको मतलब एक्सपेंड करने के लिए, उसका एक्सेस एक्सपेंड करने के लिए उसने ऑफलाइन पे कम ध्यान देके ऑनलाइन पे ज्यादा ध्यान दिया, तो उससे उनका जो बेनिफिट्स है वो हाई होगा है ना, कि उनकी कॉस्ट भी घट गई, साथ के साथ उनको इंडिविजुअल मतलब लर्नर्स का भी रिजल्ट मिल गया. ओके, सो बेसिकली ये था क्या, ये हमने क्या पढ़ा बच्चों, D&M-IS मॉडल. ओके, D&M-IS मॉडल के बारे में पढ़ा, जो किसने दिया था, डी लॉन एंड मैकलीन के द्वारा दिया गया था बेसिकली. जिसको जो अगर फुल फॉर्म पूछ लिया, मतलब आपको पूरा नाम पूछ लिया तो विलियम एच डी लोन एंड एम्फरिन आर मैकलीन ने. ओके, और अगर इसमें पूछ लिया जाए कि आपको कितने कंपोनेंट्स है, तो बेसिकली 6 कंपोनेंट्स है इसमें. 2003 में ये मॉडल दिया गया था. इंफॉर्मेशन क्वालिटी, सिस्टम क्वालिटी और सर्विस क्वालिटी, कि आप कितनी अच्छे से इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, सिस्टम क्वालिटी कितनी अच्छी, सर्विस कितनी अच्छी है आपकी है ना, मतलब सिस्टम में इंटरफेस कितना अच्छा, आपकी सर्विस मतलब आप फीडबैक को ले रहे हो नहीं ले रहे हो. फिर उसके बाद यूज कितना यूज आता है आपके वो सिस्टम है ना, और फिर यूजर सेटिस्फेक्शन कितनी ज़्यादा है कि यूजर्स जो है वो कितना सेटिस्फाइड है आपके प्लेटफॉर्म से, आपके लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम से. फिर उसके बाद नेट बेनिफिट आपको ये प्रोवाइड करेगा. ओके, कि अगर आप क्वालिटी भी अच्छी है, यूज भी कर रहे हो, यूजर सेटिस्फेक्शन भी है, तो इट मीन्स कि वो आपके नेट बेनिफिट्स को हाई करेगा. ओके, सो ये था किसके बारे में, ये था D&M-IS सक्सेस मॉडल के बारे में जो हमने पढ़ा. कोई भी एक चीज और रह गई है स्टूडेंट्स, लेट मी चेक. हाँ, बेनिफिट्स रह गया है. बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग द D&M मॉडल आपने देख ही लिया होगा कि क्या बेनिफिट है. सबसे पहले तो आपकी जो प्लेटफॉर्म है उसके बारे में बताती है कि आपने कितना अच्छा प्लेटफॉर्म आपने क्रिएट करा है, बच्चों की जो फीडबैक है उनसे है ना, उनके इवेल्युएशन से, उनके रिजल्ट से पता चलता है. तो ओवर स्ट्रक्चर्ड इवेल्युएशन फ्रेमवर्क बनता है इससे कि आप इवेल्युएट कर सकते हो, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आप सारी चीज़ों को रख सकते हो कि इन्फॉर्मेशन कैसी है, क्वालिटी कैसी है ना, तो वो सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो. सर्विस क्वालिटी कैसी है. फिर एक कवर्स बोथ टेक्निकल एंड ह्यूमन एस्पेक्ट, की टेक्निकल को भी मतलब आपके इंस्टीट्यूशन को भी कवर करता है, साथ में ह्यूमन एस्पेक्ट को भी कवर करता है. हेल्प आइडेंटिफाई एरियाज नीडिंग इंप्रूवमेंट, कि जहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है वहाँ पे आप इंप्रूव कर सकते हो. ओके, क्योंकि एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है. अनेबल एविडेंस बेस्ड डिसीजन ऑन सिस्टम अपग्रेड्स और ट्रेनिंग. अब आप इस पे क्या करते हो, सब कुछ साथ में लेकर चलते हो, स्ट्रक्चर वे में लेकर चलते हो, तो एविडेंस होता है, एक तरह से प्रूफ होता है कि आपकी कमियां जो हैं वो इस चीज़ में हैं, बच्चों की कमियां कहाँ पर है, आपको किस चीज़ में इंप्रूवमेंट करनी है, बच्चों को और कैसे हेल्प कर सकते हो आप, तो वो सारी चीज़ें आप लेकर चल सकते हो. इसके लिए ई लर्निंग जो है उसका बेनिफिट मतलब D&M मॉडल का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है. ओके, सो स्टूडेंट ये थी हमारी क्लास. कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो पूछ सकते हैं. By the way, thank you so much for watching the video, and also don't forget to subscribe and like my channel, that is EASYPATH Education. सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, it helps me a lot. इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलिएगा. दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उनको भी पता चल सके कि एक UGC नेट पेपर 2 एजुकेशन के लिए एक चैनल है जहाँ पे आपको बहुत ईजी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से समझा जाता है, बिल्कुल डीप में है ना. और सारे टॉपिक्स, हर टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे हम, कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा, ताकि
सब बच्चों को सारे टॉपिक आए, क्योंकि कोई भी टॉपिक आ सकता है आजकल, है ना। अब जो हम यूजीसी नेट अगर हम देखें प्रीवियस ईयर में भी, तो कोई भी टॉपिक पूछ सकते हैं कहीं से भी, जो नहीं आया है वो बेसिकली वो तो हमें जरूर पढ़ के जाना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।